हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जानकारीजनक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। खालिस्तान एक ऐसा संगठन जिसने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी उनके शासनकाल में ही मौत के घाट उतार दिया। एक ऐसा संगठन जिसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया गया। जहां एक तरफ हिंदू मुसलमान के दंगे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान से जुड़ा विवाद जोर पकड़कर बैठ गया। और अब तो खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का सीधा कहना है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर चाहे वो अमित शाह हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आखिर ये पूरा विवाद क्या है और क्या चाहते हैं खालिस्तान वाले। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर एक बार खालिस्तान बन गया तो देश का क्या होगा। दोस्तों, इन सब की शुरुआत 1929 से होती है। यह बात तब की कांग्रेस के लाहौर शासन में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा तो आधा हिंदुस्तान इस बात से फूले नहीं समा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया। विरोध के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना खड़े हुए, तो वहीं भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में दलितों ने भी पूर्ण स्वराज का विरोध किया। उस वक्त भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अधिकारों की मांग कर रहे थे। जब मुसलमान और दलित अपने हक के लिए लड़ रहे थे तो भला सिख कैसे पीछे रह सकता है। मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में शिरोमणि अकाली दल ने भी सिखों के लिए अपने राज्य की मांग रखी। जहां एक तरफ अंग्रेज भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर ही राजनीति की खिचड़ी पक रही थी। हर किसी को अपना अलग देश चाहिए था जिसे वो अपने हिसाब से चला सके। लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश को एक तरफ दो टुकड़ों में बांट दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ सिखों की मांग ने आंदोलन का स्वरूप ले लिया था, जिसे नाम दिया गया पंजाबी सूबा आंदोलन। आजादी के समय पंजाब को दो हिस्सों में बांट दिया गया। शिरोमणि अकाली दल भारत में ही भाषाई आधार पर एक अलग सिख प्रदेश मांग रहा था। स्वतंत्र भारत में बने राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह मांग मानने से इनकार कर दी, जिसके बाद तो पूरे पंजाब में 19 सालों तक अलग सिख राज्य के लिए आंदोलन और प्रदर्शन होते रहे। और जब ये सब हो रहा था तो हिंसा की कई सारी घटनाएं देखने को मिली। आखिरकार 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। एक था पंजाब, दूसरा था हरियाणा और तीसरा था चंडीगढ़। चंडीगढ़ को न केवल पंजाब और हरियाणा की राजधानी बनाया गया, बल्कि इसे केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। इतना ही नहीं, पंजाब के कुछ पर्वतीय इलाकों को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बना दिया गया। इतने बड़े बदलाव के बावजूद कई ऐसे लोग थे जिन्हें ये बंटवारा पसंद नहीं आया। कुछ लोग पंजाब को दिए गए इलाकों से नाखुश थे, तो कुछ दोनों ही राज्यों की एक ही राजधानी होने की बात से नाराज थे। लेकिन पंजाब में होने वाले आंदोलन से अकाली दल को काफी फायदा हो रहा था। 1967 और 1969 के विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी। लेकिन फिर 1972 आया, जो अकाली दल के लिए काला अंधेरा साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस सत्ता में आई, जिसने शिवमणि अकाली दल को नींदें उड़ा दी। लेकिन फिर भी अकाली दल ने हार नहीं मानी और 1973 में उसने अपने एक अलग राज्य के लिए ऑटोनॉमी स्टेट की मांग करी। और इस ऑटोनॉमी स्टेट की मांग आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के जरिए कराई गई थी। इस प्रस्ताव में सिखों ने पंजाब के लिए अलग संविधान बनाने की मांग रखी और सिखों के बीच इस प्रस्ताव को लेकर समर्थन बढ़ता गया, जो कि 1980 तक चला। आनंद साहब रेजोल्यूशन का ही एक कट्टर समर्थक था जनरल सिंह भिंडेरवाले, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही भयंकर उग्रवादी बना, जो हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करने के लिए उकसाता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से सिखों की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और फिर एक उग्रवादी ने जब शिरोमणि अकाली दल से हाथ मिलाया तो साथ मिलकर इन लोगों ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी और यही असहयोग आंदोलन आगे चलकर विद्रोह में बदल गया। इस दौरान जिस किसी ने भी भिंडेरवाला का विरोध किया, उसका ऐसा सफाया हुआ जैसे पतझड़ के मौसम में पत्तों का सफाया हो जाता है। और इसी के चलते सिखों ने पंजाब केसरी के संस्थापक और एडिटर लाला जगत नारायण की हत्या कर दी। वो लोग इतने उग्रवादी हो गए कि उन्होंने अखबार बेचने वाले होकर तक को नहीं छोड़ा। उस समय राजनीति पर अकाली दल का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसका मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भिंडेरवाला का विरोध किया। जिसके बाद सुरक्षा बल से बचने के लिए भिंडेरवाला अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर में जा घुसा और इसी दौरान भिंडेरवाले ने स्वर्ण मंदिर में बने परिसर में कब्जा कर लिया। सरकार के लिए पानी सर से ऊपर जा रहा था, जिसके चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भिंडेरवाले को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन की शुरुआत करी, जिसके लिए खास तौर पर 200 कमांडो ट्रेन किए गए। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ऑपरेटर से पूछा कि क्या इसमें आम लोगों का नुकसान होगा, तो इस पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस वजह से आम लोगों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद 5 जून को कांग्रेस के सभी सांसदों और विधायकों को जान
से मारने की धमकी मिली और गाँव में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करने की खबरें भी मिली, जिसके बाद सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए सेना को भेजने का फैसला किया। पर बात यहीं पर नहीं रुकी। इंदिरा सरकार ने स्वर्ण मंदिर को भिंडेरवाला और हत्याराबंद समर्थकों से खाली कराने के लिए फिर से सेना को तैयार किया। इस बार ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार रखा गया, जहां 1 जून 1984 से पंजाब में रेल सेवा और हवाई यात्राएं बंद कर दी गई। स्वर्ण मंदिर को होने वाले पानी और बिजली की सप्लाई भी बंद कर दी गई और पूरे अमृतसर में कर्फ्यू लग गया। सीआरपीएफ सड़कों पर घूम रहे थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर आने जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। यह सब कुछ 5 दिनों तक चलता रहा और फिर 5 जून 1984 को ऑपरेशन का पहला कदम उठाया गया, जब स्वर्ण मंदिर परिसर की इमारतों पर रात 10:30 बजे हमला शुरू कर दिया गया। इस दौरान खालिस्तान के समर्थकों ने सेना के ऊपर खूब गोलीबारी करी। ये सब कुछ इतने बड़े स्तर पर हो रहा था कि सेना अपनी जगह से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सेना पंजाब के दूसरे गाँव और गुरुद्वारों से मुजरिमों को पकड़ने में निकली हुई थी। अगले दिन पंजाब की हालत इतनी बड़ी ज्यादा खस्ता हो गई थी कि जनरल के एस बरार ने इस स्थिति से निपटने के लिए टैंक मंगवाया, जिसके बाद सैनिक टैंक को सीढ़ियों से नीचे ले गए और फिर उन्होंने खालिस्तानों की तरफ से चल रही गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। गोलीबारी में गोल्डन टेम्पल को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद भिंडेरवाला और उसके समर्थकों की लाशें जमीन पर बिछने लगी। 7 जून तक भारतीय सेना ने पूरी बिल्डिंग पर अपना कब्जा जमा लिया और ऑपरेशन ब्लू स्टार 10 जून को सफलतापूर्वक खत्म हो गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में सेना के 83 जवान शहीद हो गए। हालांकि सरकार के मुताबिक इस ऑपरेशन में 493 खालिस्तान मारे गए, लेकिन कई सिख समुदाय के लोगों का यह कहना है कि ब्लू स्टार ऑपरेशन में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसमें निर्दोष लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब इन सारी बातों से आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि खालिस्तानियों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। हालांकि उनकी मांग जायज रहती है। अगर भारत में सिखों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता या फिर उन्हें मान सम्मान न दिया जाता, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम भले ही आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को देखकर दुश्मनी की भावना रखे, लेकिन सिख समुदाय के लोगों को कोई भी अपना दुश्मन नहीं मानता है। लेकिन फिर भी खालिस्तान का नारा लगाने वाले लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विदेशों में बैठे लोगों खालिस्तान की मांग करते हैं, कहते हैं कि भारत में सिखों का एक अलग राज्य होना चाहिए, जिन्हें विशेष अधिकार मिलने चाहिए, पर इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। जहां एक तरफ भारत जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकारों को खत्म कर रही है, तो भला वो देश में अच्छे भले तरीके से रहने वाले सिख समुदाय को क्यों विशेष अधिकार देगी? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये चीज बाकी नागरिकों के लिए भी सही नहीं है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? बाकी आपका जो भी विचार हो आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।